वह पथ क्या पथिक कुशलता का, जिस मार्ग में बिखरे सूर्य न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आपके विशेष मांग पर यह वीडियो आपके बीच जा रहा है और इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वह होगा कि उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में आप एक शिक्षक के तौर पर कैसे काम कर सकते हैं। आखिर शिक्षक बनना कैसे है, फ्रेशर बच्चों के लिए सवाल है। और एक बच्चा है, उनका नाम है अनुराग मिश्रा। मैं उनका कमेंट आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि भैया टीचर बनने के पूरे प्रोसेस पर एक वीडियो बनाइए। मित्रों, यह आपका चैनल है और आप ही के द्वारा कहे गए कथनों पर चलेगा और आजीवन में पर्यंत यह कोशिश करूंगा कि आप ही के द्वारा जो बताए जा रहे हैं, जो हमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उस पर ही मैं अपना वीडियो बनाऊं और मैं अपना काम करूं। मित्रों, सबसे पहले मैं बताता हूं कि शिक्षक बनना क्या होता है। मैंने हर वीडियो में बताया है, जिस वीडियो में मैंने शिक्षक धर्म की बात की है, मैंने बताया है शिक्षक कोई नौकरी नहीं होती है, शिक्षक एक धर्म होता है। और कई बच्चों का बचपन से ही एक प्रोफेशन होता है कि मैं शिक्षक के तौर पे काम करूं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जब कोई बच्चा कक्षा 12 पास होता है, कक्षा 12 तक उसे कोई गाइडेंस, कोई दिशा निर्देश नहीं होता है कि आपको क्या करना है। हमारे भारत देश की शिक्षा नीति में सबसे बड़ी कमी यहीं पर है कि बच्चा जो है कक्षा 12 तक पढ़ता रहता है, सभी बच्चों की भांति पढ़ता रहता है, उसे अपने भविष्य के बारे में कोई पता नहीं होता है। लेकिन कुछ बच्चों के माता पिता इतने अवेयर होते हैं, कुछ बच्चे भी इतने अवेयर होते हैं कि उन्हें कक्षा 10वीं से, कक्षा 8वीं से, कक्षा 11वीं से ही उन्हें अपने भविष्य के बारे में पता चल जाता है और वो सोचते हैं कि हम एक शिक्षक के तौर पे काम करेंगे। आखिरकार मैं ये वीडियो जो है शिक्षक के हित के निमित्त बना रहा हूं और भावी शिक्षक 2021 से 23 बैच में जो बीएड या बीटीसी करने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो मैं शिक्षक के तौर पर ही बात करूंगा कि आपका शिक्षक बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आप कक्षा 12 पास करते हैं, उसके बाद आपके सामने टारगेट होता है कि कोई ना कोई ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। ठीक है, कई स्थानों पर कक्षा 12 के बाद 4 वर्ष की एक डिग्री होती है जिसे बीएलएड बोला जाता है। जैसे हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में और झांसी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बीएलएड चलता है। इसे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, बीएलएड। ठीक है, तो यह 4 वर्ष की डिग्री होती है, कक्षा 12वीं के बाद होता है। इसे भी आप करके जो है एक शिक्षक का प्रशिक्षण भी हो जाता है और ग्रेजुएशन की साथ साथ डिग्री भी हो जाती है। लेकिन यह यूनिवर्सिटी जो है पूरे यूनिवर्सिटी में इसका प्रोसेस नहीं चलता है। जैसे आप अवध यूनिवर्सिटी से होंगे, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से होंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है, उसके बाद एक डिप्लोमा होता है जिसे बोला जाता है डीएलएड। जो डीएलएड होता है, विशेष करके दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली जैसे राज्य में जो है इंटर के बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश राज्य है या बिहार राज्य है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है कक्षा 12 के बाद आपको ग्रेजुएशन जरूर करना है, उसके बाद ही आपका डीएलएड हो पाता है, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है। पहले डीएलएड का नाम ही बीटीसी था और इसी बीटीसी को 2017 से डीएलएड के बारे में जाना जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो बीए करिए अथवा बीएससी करिए। लेकिन अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कोई डिग्री हासिल करिए जिसमें आपका परसेंटेज मार्क बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आपका रुचि ज़्यादा हो, उससे करिए जिससे आपके मार्क बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि शिक्षक के तौर पे अंतिम रूप से सफल होने के लिए आपके मार्क्स का ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग जो है बीए करते हैं, कुछ लोग बीएससी करते हैं, कुछ लोग बीकॉम करते हैं, जिसमें जैसी जिसकी रुचि होती है वो करते हैं। माना कि जैसे आपने बीए किया है, बीए का फाइनल ईयर आपका कंप्लीट हो गया है। जिस वर्ष आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होता है, मैं यह वीडियो 2021 में बना रहा हूं, तो जैसे 2021 में आपका बीए कंप्लीट होता है तो आप जो है या तो डीएलएड कर सकते हैं या तो बीएड कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। ठीक है, तो डीएलएड या बीएड करने का प्रोसेस क्या होता है इसे भी मैं बताता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद जो डीएलएड होता है, पहले डीएलएड को बीटीसी कहा जाता था और डीएलएड के जो छात्र होते थे, प्रशिक्षु होते थे, उन्हें जो है केवल प्राथमिक में मौका दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश और चाहे कोई भी प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा जो भर्तियां आती है वो प्राथमिक शिक्षा में ही आती है।
इस वजह से लोग जल्दी जिसे नौकरी लेना होता था वो जो है डीएलएड कर लेते थे और आसानी से नौकरी ले लेते थे, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा पद होते थे। बीएड क्यों नहीं कि बीएड का दिक्कत क्या था? पहले बीएड का दिक्कत ये था कि बीएड करने के बाद आप जूनियर स्तर पे, प्राथमिक स्तर आपके लिए नहीं रहेगा, जूनियर स्तर आपके लिए होता था। तो जूनियर में जो है आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड कर सकते थे। लेकिन वर्तमान के समय की परिस्थिति क्या है? वर्तमान के समय में आप चाहे बीएड करिए चाहे डीएलएड करिए, दोनों ठीक है। बीएड के जो छात्र हैं वो प्राथमिक से लेकर के, जूनियर से लेकर के, एलटी ग्रेड से लेकर के टीजीटी पीजीटी हर एक चीज़ दे सकते हैं। लेकिन जो डीएलएड के छात्र हैं वो केवल प्राथमिक और जूनियर की ही भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डीएलएड और बीएड में अंतर करती हैं। तो मैं डीएलएड और बीएड में अंतर करने के लिए नहीं आया हूं, केवल मैं आपको बताता हूं डीएलएड या बीएड कर लेंगे तो आप एक शिक्षक के तौर पे काम करने लगेंगे। विशेष करके हमसे जो मित्र जुड़े हुए हैं वो जो है प्राथमिक शिक्षक बनने की चाह रखते हैं और प्राथमिक शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया हमसे पूछ रहे थे। तो हम अब आते हैं कि प्राथमिक शिक्षक जब आप डीएलएड या बीएड कर लेते हैं, वर्तमान में 2018 से लेकर के आज तक और नई शिक्षा नीति लागू होने तक, नई शिक्षा नीति लागू होगी तो बीएड को ही सार्वभौम मान्यता देने की बात की गई है। लेकिन अगर आप डीएलएड भी कर लेते हैं तो आपकी डिग्री कभी समाप्त नहीं होगी, आप भी जो है प्राथमिक में हमेशा मान्य रहेंगे। ठीक है, बीएड के बच्चे जो है प्राथमिक से लेकर के हर जगह मान्य रहेंगे। जैसे आप डीएलएड या बीएड कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एक प्रशिक्षण कोर्स हो जाता है कि आप एक शिक्षक के तौर पे आप काम कर सकते हैं। या तो आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जहाँ पर बहुत ही थोड़ी फीस मिलती है, बहुत ही थोड़ा पैसा मिलता है, आप जानते होंगे। और सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यूपी टीईटी होता है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो एमपी टेट होता है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो रीट होता है वहाँ पे, बिहार में बिलोंग करते हैं तो बिहार टेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से टीईटी राज्य स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं। और एक परीक्षा होता है सीटेट, जिसे सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। यह भी जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। केवल एक आपको वैल्यू देता है कि आप जो है, जैसे आप टीईटी पास कर लेते हैं तो 5 साल के लिए आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो जाता है। 5 साल के अंदर आपके राज्य में कोई भी भर्ती प्राथमिक शिक्षा में आती है, जूनियर शिक्षक में आती है, तो आप उसमें को किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। टीईटी को, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो टीईटी जो है 150 क्वेश्चन होता है। सीटेट की बात करें, सीटेट में भी 150 क्वेश्चन होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट का मैं नाम ले लेता हूं। सबसे पहले आपका मनोविज्ञान होता है, दूसरे नंबर पे आपकी हिंदी होती है, तीसरे नंबर पर आपका जो है पर्यावरण होता है, चौथे नंबर पर आपका गणित होता है और 5वें नंबर पे आपको 2 विषय सेलेक्ट करने का मौका मिलता है, 2 या 3 विषय जो आपका विषय हो। एक संस्कृत, या तो संस्कृत लीजिए, या तो अंग्रेजी लीजिए, या तो उर्दू लीजिए, जो आपकी मातृभाषा हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। इस 5 पार्ट जो है 30-30 नंबर के आते हैं, जो आपको मतलब कि एक विषय तो ऐच्छिक होता है, उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हिंदी, पेडागॉजी जिसे मनोविज्ञान बोला जाता है, गणित और पर्यावरण, ये 4 सब्जेक्ट सबके लिए अनिवार्य होते हैं। और संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, इन तीनों में से आपका जो सब्जेक्ट अच्छा हो उसे आप ले सकते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के तौर पे काम करने के लिए कोई शिक्षा मतलब कि कोई विषय की अनिवार्यता नहीं होती है कि आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए। हम अलग से जो है उच्च शिक्षक बनने की पात्रता जो होती है उसके अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक की पात्रता मैं बताता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक के तौर पे आप कैसे काम करेंगे। तो जैसे आप 150 नंबर का टीईटी होता है, 150 नंबर में आप जो है 82 नंबर पाते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन तब पास होंगे जब आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब 82 नंबर को 55% बोला जाएगा। 55% के जो कैंडिडेट होंगे ओबीसी, एससी, एसटी के होंगे तो पास हो जाएंगे। और 60% होता है 90 नंबर का, तो 90 नंबर जनरल के कोई कैंडिडेट अगर 90 नंबर पाता है तो वह जो है टीईटी की परीक्षा या सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगा। अब परीक्षा को क्वालिफाई होने के बाद उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था कि जब आप बीटीसी कर लेते हैं उसके बाद ही आपको जो है आपकी मेरिट के आधार पर नौकरी दे दी जाती थी। लेकिन वर्तमान के समय में 2011 से जब मायावती की सरकार रहती है, 2011 में
पहली बार टीईटी लाया जाता है उत्तर प्रदेश में, नहीं तो उत्तर प्रदेश में टीईटी भी नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली आप बीएड या बीटीसी करिए, उसके बाद आपको डायरेक्टली नौकरी मिल जाती थी 2-3 साल में। अगर जगह रिक्त होते हैं तो आपको जो जितने भी प्रशिक्षु होते थे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के काउंसलिंग में सबको नौकरी दे दी जाती थी। इसमें कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता था। 2011 से जो है शुरू हुआ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2011 से लेकर के 2017 तक लगातार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ही भर्तियां होती थी। उसके बाद कोई परीक्षा नहीं होती थी। आप 90 नंबर पा गए, 82 नंबर पा गए, क्वालिफाई हुए, उसके बाद कोई भर्ती आती है, आप उसमें फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपको जो है मेरिट बनाई जाती थी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का। उसके बाद आपको जो है नौकरी दे दी जाती थी। आपकी मेरिट अच्छी है तो नौकरी मिल जाती थी। और ज़्यादातर बच्चे जो टीईटी पास हो जाते थे उन्हें नौकरी मिल ही जाती थी। लेकिन वर्तमान के समय में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ा है। 2017 में 25 जुलाई 2017 की डेट थी, मुझे आज भी पता है 25 जुलाई 2017 की डेट थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 1,37,500 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन अखिलेश की सरकार में हुआ था, समाजवादी सरकार में, उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम 2 भर्तियां देंगे, और 2 भर्ती आई 68,500 और 69,000। ये दोनों भर्तियां पूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुकी है। 69,000 में कुछ पद रिक्त है जिस पे भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अब पीछे की भर्तियों में बात करना हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम पीछे की भर्तियों पर बात करें, क्योंकि हम जो है 2024 में आपको शिक्षक बनाएंगे। पीछे की भर्तियों पर आपका ध्यान न रहे, केवल एक रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा प्रोसेस चला था। 2018 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया तो उसके बाद जो है टीईटी के माध्यम से कहा गया टीईटी पर अब नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक परीक्षा होगी जो लिखित परीक्षा के नाम से जानी जाएगी। जब 2018 में पहली बार परीक्षा हुई तो 150 क्वेश्चन आया और उसे कहा गया सहायक अध्यापक पात्रता लिखित परीक्षा। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा उसे नाम दिया गया। और कोचिंग वाले जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उसे जो है टेट के बाद एक परीक्षा और होती है, इसलिए इसका नाम जो है सुपर टेट रख दिए। इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है सुपर टेट, लेकिन इसे सुपर टेट रख दिए कोचिंग वालों ने। तो उसके बाद जो है आज भी वही प्रोसेस रहेगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में यही प्रोसेस रहने वाला है। दूसरे राज्यों में भले ही कोई दूसरा प्रोसेस हो कि आपको डायरेक्टली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे नौकरी दे दी जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब यह प्रोसेस नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में आपको टीईटी क्वालिफाई करने के बाद एक परीक्षा और देनी पड़ेगी जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाएगा। पहली बार जब 2018 में परीक्षा हुई तो उसमें जो है लिखित परीक्षा हुई। जैसे आपसे पूछा गया कि भारत देश की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है, तो आपको नई दिल्ली लिखना होता था। ठीक है, तो नई दिल्ली लिखना होता था। लेकिन जब 2019 में 69,000 की परीक्षा हुई तो उसमें लिखित शब्द को काट दिया गया और वहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया और ओएमआर सीट दिया गया। जैसे टीईटी की होती थी वैसे सुपर टीईटी की परीक्षा होने लगी। और आने वाले समय में भी जब सुपर टेट की परीक्षा होगी तो सेम वैसे ही होगा, बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें जो है टीईटी की तरह ओएमआर सीट पर आपको गोला लगाना पड़ेगा। सुपर टेट की परीक्षा भी 150 क्वेश्चन का होता है और 150 क्वेश्चन में आपके साथ पढ़ने वाले बच्चों पर निर्भर करेगा कितने बच्चे कितने तेज होते हैं। जितने तेज बच्चे होंगे उतनी ही कट ऑफ उसकी हाई जाएगी। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, न्यूनतम अंक होता है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, न्यूनतम अंक। इतने न्यूनतम अंक पे आपके सिलेक्शन के चांसेज रहेंगे। ठीक है ना। जैसे जब पहली बार सुपर टेट हुआ था तो उसमें जो है मात्र 67 नंबर कट ऑफ गया था। मात्र जनरल का कट ऑफ 67 नंबर गया था। ओबीसी का कट ऑफ हमारे हिसाब से 60 नंबर गया था, मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन 67-60 गया था। ऐसे ही 40% और 45% कट ऑफ बनाया गया था जब 68,000 की परीक्षा हुई थी। जब 69,000 की परीक्षा हुई 2019 में तो उसमें जो है कट ऑफ बनाया गया आपका 60% और 65%, अर्थात 90 नंबर कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट पाता है, एससी एसटी का कैंडिडेट पाता है तो वह पास है। 90 नंबर के नीचे पाते हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और 97 नंबर कोई जनरल का कैंडिडेट पाता है तो वह पास है, वह भर्ती की प्रक्रिया में शामिल है, अभी अच्छी तरीके से शिक्षक नहीं बना है। अब जैसे आपके सामने 25,000 पद हैं और 25,000 पद में जो टीईटी पास कैंडिडेट हैं वो 4 लाख कैंडिडेट बैठे हुए हैं और पद कितने हैं 25,000, तो नौकरी तो 25,000 को मिलेगी। जब नौकरी 25,000 को मिलेगी तो 4 लाख लोग परीक्षा देंगे। जैसे मान लीजिए 60-65% ही कट ऑफ बनता है। 97 नंबर पाने वाले जनरल कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है और ओबीसी कैंडिडेट की भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन नौकरी तो हमें 25,000 को ही देना है। अब आगे एक प्रक्रिया होती है जिसे कहा जाता है मेरिट की प्रक्रिया,
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सुपर टेट में एक कट ऑफ रखा जाता है, उस कट ऑफ से जितना ज़्यादा आप नंबर गेन कर ले जाते हैं उतना ही सुरक्षित आप रहेंगे। उसके बाद आता है मेरिट की प्रक्रिया। अब फाइनल मेरिट अभी तक जैसे बनती थी मैं उसे बताता हूँ, भविष्य में कैसे बनेगा लगातार हम आपको बताते रहेंगे। अभी तक जो 68,000 भर्ती आई और 69,000 भर्ती आई, इसमें जो है मेरिट इस तरीके से बना था, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे हाई स्कूल में आप 70% अंक पाते हैं तो उसका 10% जोड़ लिया गया। 70% का 10% जो है 7 अंक हुआ, वो 7 अंक आपका मेरिट में जुड़ा गया है। उसके बाद इंटर में भी आपका 70% है तो 70% का 10% कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज का 10% जोड़ा जाएगा। जैसे आप ग्रेजुएशन में 70% पाते हैं तो उसका 7 अंक जोड़ा जाएगा। 70% गुणे 10/100 मतलब 7 अंक। उसके बाद जो आपने प्रशिक्षण लिया है, चाहे बीएड लिया है या बीटीसी लिया है, उस प्रशिक्षण का 10% जोड़ा जाएगा। आपने प्रशिक्षण में मान लीजिए 70% अंक पाया तो उसका भी 10% जोड़ा जाएगा, 7 अंक। अब आपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपके प्रशिक्षण में 7 अंक आपने पाया तो 7 चौक 28, तो 28 अंक आपका हो गया। जो टीईटी में आप नंबर पाते हैं, चाहे वो 100 नंबर पा जाइए, चाहे 125 पा जाइए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। टीईटी महज क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। टीईटी का अंक आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो सुपर टीईटी होता है, अब सुपर टीईटी का सबसे बड़ा अहम रोल होता है आपको एक शिक्षक बनाने में। सुपर टीईटी में जैसे आपने जो है 97 नंबर और 90 नंबर कट ऑफ रखा गया। 97 नंबर जो जनरल का कैंडिडेट पाया है पास हो गया है, 90 नंबर जो ओबीसी SC ST का कैंडिडेट पाया है पास हो गया है। अब इसके परसेंटेज देखिएगा, 97 नंबर कितने परसेंटेज का हो रहा है, 65% का हो रहा है, तो 65% का 60% आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं मानता हूं कि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप 90 नंबर पाए हैं, तो आप जो है न्यूनतम कट ऑफ आपने छू लिया है। तो न्यूनतम कट ऑफ आपने छू लिया है तो 60% का ही 60%, 60 गुणे 60/100, 60% का ही 60% जोड़ा जाएगा। और ये कितना आएगा, 6 0 से 0 कट जाएगा और 6 गुणे 6 बराबर 36, ठीक है। तो उधर 7 चौक 28 और इधर 60%, जितना परसेंटेज आप सुपर टेट में पाएंगे उसका 60% जोड़ा जाएगा। 36 अंक यहाँ पर हुआ, 28 अंक यहाँ पर हुआ। अब 36 और 28 को आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 36 और 28 को जब आप ऐड करेंगे 28 और 36 को, तो 64 आएगा। तो जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा कितने का बनेगा, 64% का बनेगा, ठीक है। तो आपने तो पूरी प्रक्रिया में साथ साथ रहे सभी कैंडिडेटों के, लेकिन 64% आपका जब कट ऑफ बनता है और आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई साथी, आपका कोई बंधु 65% उसका कट ऑफ बन गया, फाइनल जो मेरिट बना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 65% वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता है। कोई बच्चा 65% है, किसी का 60%, किसी का 68 है, किसी का 69 है और किसी बच्चे का 76% है। सबसे पहले वरीयता 76% को दी जाएगी जिसका फाइनल गुणांक 76% बना है, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से प्रोसेस चलता है और फाइनली आप जो है, जब आपकी नियुक्ति पत्र आपके हाथ में आती है तो आपका शिक्षक बनने का सपना साकार हो जाता है। ये जो मेरा वीडियो था, यह वीडियो जो है प्राथमिक शिक्षक बनने पर था और एक मित्र अनुराग मिश्रा, मैं कमेंट उनका फिर से लगाता हूँ, उनके ही विशेष मांग पर यह वीडियो मैंने बनाया था और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को आनंद लिया होगा। और आने वाले समय में चाहे वो डीएलएड के बारे में बातचीत हो, चाहे बीएड के बारे में बातचीत हो, चाहे आपको शिक्षक बनाने के तौर पे निशांत ज्ञान का जो भी दायित्व रहेगा, निशांत ज्ञान अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। आने वाले समय में मैंने बताया था, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं टीईटी का थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो नहीं है मैं टीईटी का पूरा क्लास लेकर आऊँगा आपके सामने, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं टीईटी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि आपका शिक्षक बनना ही दायित्व है, शिक्षक बनना अंतिम उद्देश्य है। तो आप शिक्षक कैसे बनेंगे इसके बारे में मेरा केवल वीडियो बनाना, न्यूज़ देना मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं आपको न्यूज़ दूं और आप न्यूज़ पढ़ के संतुष्ट हो जाएं। मेरा दायित्व है कि आपको शिक्षक भी बनाना है, तो टीईटी के बारे में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको दिखाए जाएं, क्योंकि प्रश्नों को पढ़कर ही आप शिक्षक बनेंगे। आपके पास कितना ज्ञान होता है, शिक्षक बनना कैसे है, इससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। जो आपका बेस मजबूत होगा उससे ही आप शिक्षक बनेंगे, ठीक है। तो टीईटी के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो आपको देंगे कभी, टीईटी को कैसे क्वालिफाई करते हैं और टीईटी क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो उस पर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो
तो एक बार लाइक करके हमारा मोटिवेशन कर दीजिएगा। लाइक करने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप हमारे आत्मीय हैं, आपसे आत्मीय जुड़ाव है, इस वजह से मैं लाइक करने के लिए कहता हूँ। और आपके पास फेसबुक होगा, आपके पास इंस्टाग्राम होगा, आपके पास ट्विटर होगा, जहाँ भी आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करते हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़िए। जल्द ही आपका परिवार 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाला है। 5000 सब्सक्राइबर जितने जल्द से जल्द कंप्लीट होंगे, मैं 5000 के बाद टीईटी का वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, मैं आपके लिए आपके हित के निमित्त काम करता रहूँगा। धन्यवाद।